मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब खान साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्तफा खोकर साहब की साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक जमाने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक़्तिदार के दाई है। उनकी हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। मुल्क की बदकिस्मती है कि जब आइन की बात की जाए तो ऐवान इक़्तिदार हिल जाते हैं। इमरान खान की आवाज गूंजेगी, कौम की आवाज बन के इमरान खान की आवाज गूंजेगी। आप इसको खामोश नहीं करा सकते। ये डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी और ये तकाजा हम करते रहेंगे। हम मैदानों में करेंगे, हम बंद कमरों में करेंगे, लेकिन ये तकाजा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये रिवायत इस इतिहास को कबूल नहीं है। जो आइन को नहीं मानते, ये आइन हमें कहता है कि उनके खिलाफ खड़ा होना हर पाकिस्तानी का फर्ज। ये नाजायज हुक्मरान हम गली गली में उनका खाली जड़ियों से इस्तेमाल करें। मैं मजबूर किया गया, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम इस असेंबली के खिलाफ हमें 45 वालों की अपनी अपनी असेंबली बुलानी होगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने सोचा तो ये था कि गुफ्तगू शुरू करेंगे जो आज अपोजिशन का एक इत्तेहाद है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस जो है आज मुनक्किद हुई, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। और बात शुरू करनी थी कि कल गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं इस्लामाबाद में, वो कैसे पूरे शहर में भटकते फिर रहे थे एक जगह ढूंढने के लिए कि जहां वो कॉन्फ्रेंस कर सकें, क्योंकि बकौल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हैं, अवाम पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, 3 मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ उन्होंने सेलेक्ट किए, वहाँ उन्होंने कमिटमेंट ली। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, पुलिस ने आकर उनसे उन लोगों को डराया, धमकाया, समझाया। जो भी हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, और वो वेन्यू जो था वो वापस ले लिया गया। एक कॉन्फ्रेंस जो आइन पर करनी थी, ना कोई जलसा ना कोई जुलूस, सिर्फ लोगों ने एक हॉल में बैठना था और गुफ्तगू करनी थी, मगर उससे भी हुकूमत इतनी डर गई कि 3 मरतबा उनका वेन्यू जो था ऑर्गेनाइजर से उनका ले लिया गया। अब मगर इरादे पाकिस्तान में बहुत से लोग करते हैं, बट इट्स हार्ड टू कीप अप विद दोज प्लान्स। और उसकी वजह यह बनी कि आज सुबह जब हम उठे तो अखबारात के साथ हमें आज एक 60 सफ़े का सप्लीमेंट मिला। 60 सफ़े का सप्लीमेंट था पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर। इससे पहले इन्हीं अखबारात का एक दिन पूरा फ्रंट पेज भी छापा गया, जो बेसिकली एक ऐड था। उसको छापा गया एक फ्रंट पेज की सूरत में, जैसे खबरें लगी हुई हैं उस पर बहुत सी। हर खबर जो थी वो पंजाब हुकूमत और उसकी चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी के हवाले से थी, मगर एक आम देखने वाले के लिए तो वो फ्रंट पेज होगा अखबार का, और उनको यही लगा होगा कि ये जो अखबारात हैं ये बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जो है परफॉर्मेंस कैसी रही। वो फ्रंट पेज तो ऐसा था कि उसके ऊपर जो कुछ हमारे इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं मीडिया के, उन्होंने स्टोरी भी की, और एक पे बहुत एक सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ असल में डिसइंफॉर्मेशन है, ये फेक न्यूज़ की किस्म है, क्योंकि आप अपने कायरीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था, आप अपने कायरीन को ये बता रहे हैं कि अखबार का पहला सफ़ा खबरों से भरा पड़ा है और ये सारी खबरें एक ही जमात की हैं जिनमें मरियम नवाज साहिबा का जिक्र है। तो एक तरफ तो ये हम देख चुके थे, मरियम नवाज साहिबा से पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप है उसके हवाले से भी एक पूरा सफ़ा छापा। दोनों ने क्या ये कोऑर्डिनेट किया हुआ था, सिंक्रोनाइज किया हुआ था कि पहले वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनका एक पूरा फ्रंट पेज का ऐड छपेगा, उसके कुछ दिनों के बाद जो चीफ मिनिस्टर ने पंजाब की वो छापेंगी, या जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कर लिया ऐड तो उसके बाद पंजाब हुकूमत को ख्याल आया कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी करेंगे, तो उन्होंने भी कर लिया। और फिर आज 60 सफ़े का सप्लीमेंट। बात ये नहीं है कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी जो है उसको प्रोजेक्ट करने का हक नहीं है, वो तो है, मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि आफ्टर ऑल हुकूमतों के पास जो पैसे होते हैं वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, और इस वक्त हमें बार बार बताया जाता है कि मुल्क जो है वो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है।
टैक्सेस हम पे आए हैं, हुकूमत कहती है हमारी मजबूरी है, IMF का प्रोग्राम है, हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मगर हुकूमत हमें सैक्रिफाइस करती हुई कभी नज़र नहीं आती। कभी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ी होती हैं, कभी जजेस की, कभी पार्लियामेंटेरियंस की, और जो पैसे बच गए हैं, क्लियरली बहुत से बच गए हैं, तो उनमें से अब ये सप्लीमेंट्स और एड्स छापे चले जा रहे हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस मामले पर भी कि क्या ज़रूरत थी इतनी अचीवमेंट्स अपनी प्रोजेक्ट करने की। इलेक्शंस या इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी नहीं होते ताकि लोग बताएं हुकूमतों को कि इनका जो लोग हैं उनको फैसला करने दें कि हुकूमतों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस सारे मामले पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर। बट यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक बिफोर वी कम बैक एंड स्टार्ट दिस डिस्कशन। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं सियासी जो सूरत हाल है। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत के जो फाइनेंशियल क्रंच था जिसकी वजह से हम पे भी बहुत टैक्सेस लगे, वो सब ठीक हो गया है? जो सब अखबारों के फ्रंट पेज पे कभी ऐड छाप देते हैं, आज आपने हर अखबार को 60 सफ़े का सप्लीमेंट दिया हुआ है, वो दूध और शहद की नहरें सर बह गई हैं या वो सिर्फ आप लोगों के लिए बह रही हैं और बाकी जो हम सब हैं हमारे लिए अभी भी सख्ती का वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो कारकर्दगी है, जो काम किए हैं, वो तो सोशल मीडिया भी उस पर बिल्कुल बात कर रहा है और वो तशहीर वहाँ पे भी है। अखबारों के थ्रू अगर रिपोर्टिंग हो रही है और अच्छे कामों के ऊपर रोशनी डाली जा रही है, सर रिपोर्टिंग और एड्स में फर्क होता है जी। मैं तो एड्स की बात कर रही हूँ सर, मैं तो एड्स की बात कर रही हूँ, मैं उन सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं उन फ्रंट पेजेस की बात कर रही हूँ जो आप लोगों ने पैसे दे के प्रॉबली खरीदे, मुफ्त में तो किसी ने नहीं आपको दिए। देखें, ये एक तो इट्स कंसर्निंग पंजाब हुकूमत, फेडरेशन का तो कंसर्न उससे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर आपको कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब का भी फ्रंट पेज छापा है, माफ करिएगा बट जस्ट टू रिमाइंड यू, पूरा एक जो फ्रंट पेज था शहबाज शरीफ साहब की अचीवमेंट्स पे, वो भी छपा हुआ है। वो बिल्कुल छपा हुआ है, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा काम हुआ है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऑस्टेरिटी मेजर्स स्टिल इन प्लेस हैं और बिल्कुल हम ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ ही काम ले रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल जो अपनी किचन है PM रेजिडेंस का, वो ख़ुद चलाते हैं, वो 1 रुपया भी टैक्स पेयर्स के पैसों से नहीं आ रहा। इसी तरह जो वज़रा हैं वो ओवर एंड अबव कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो वही तनख्वाह ले रहे हैं जो बाकी MNAs को मिलती है या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। सर, MNAs की तनख्वाह भी आपने कितनी बढ़ाई है पिछले दिनों में? बाशमूल PTI के लोगों ने उस पर वोट भी दिया, उसमें साइन भी किए, ये तो अक्रॉस द बोर्ड हुआ ना। मतलब इसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि नहीं सर, मतलब कि वो क्योंकि वो आपके शरीक हैं उस जुर्म में, इफ आई मे कॉल इट दैट, तो वो इसलिए ठीक हो गया। सर, मैं तो इसलिए पूछूंगा, मेरे तो टैक्सेस आप कम नहीं करते, वो आप हर साल बढ़ाते चले जाते हैं। आपके भी टैक्सेस के हवाले से जो वजीर खजाना है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है, इंडिकेशन दे दी है कि सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें कमी आएगी। जो आइंदा आने वाला बजट है उसमें आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल रिलीफ दिया जाएगा सैलरीड क्लास को। और ये सर, आई होप इतना हो कि मैं भी ना फ्रंट पेज का ऐड छाप सकूं। नहीं, मैं आपको, लेकिन एड्स के ऊपर ही अगर आप मुझे 1 मिनट दें, एक मिनट अगर मुझे दे दें एड्स के ऊपर, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एड्स के ऊपर हमसे पहले भी हुकूमतें अपने जो काम थे उनकी बिल्कुल तशहीर करती रही हैं, बाशमूल ऑन द वेरी हाई मोरल हॉर्स PTI वाले जो आज इसको कह रहे हैं कि जी आज ये कर दिया है, तो बिल्कुल उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी जिस तरह के एड्स चलाए, उनके वफाकी वज़ीर इत्तलात उस वक़्त जो एड्स देते थे, ये जिस तरह ऐड देते थे, तो वो सबको पता है, ज़बान ज़दे आम है पूरी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में या मीडिया की जो सोसाइटी है उसमें। तो ज़ाहिरी बात है ये तमाम मामलात बिल्कुल।
बिल्कुल सही सर। मतलब कि बात ये है कि अब आप मुझे जो आपकी बातों से समझ आए वो ये हुआ है कि अगर हम किसी काम पे तनकीद करते हैं तो वो तनकीद को अब आप डिफ्लेक्ट करेंगे या काउंटर करेंगे ये कह के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये किया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सर आपने कितने ऐड छापे हैं? मुझे तो सर यही समझ है, झगड़ा साहब से भी पूछूं, वक्त जरा कम है। झगड़ा साहब कितने ऐड छापे आप लोगों ने, और आप क्यों बार बार हंसे चले जा रहे थे जब बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे? कि शहबाज शरीफ अपना किचन चलाता है, ठीक है, सब अपना किचन खुद चलाते हैं, बट इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, दैट वाज काजी साहब सर, ही इज गॉन नाउ। तो मतलब शहबाज शरीफ की तो या जो है किचन में गैस नहीं है सर। तो गंडापुर साहब अपना किचन खुद चलाते हैं। चले हम आपसे केपी के बारे में पूछते हैं, आप बताएं कि क्या केपी का जो किचन है या केपी सीएम हाउस का किचन है वो गंडापुर साहब खुद चलाते हैं? नहीं, मेरी आपको पता ही नहीं होगा, इन डेप्थ बात नहीं होती। तो सर गंडापुर साहब से आपकी वैसे कैसे बात हो सकती है इन डेप्थ? हमने तो ये सुना है कि उन्होंने आप खान साहब को आप कन्विंस कर लिया कि आपको कैबिनेट में ना आने दें। देखिए, आप जितनी भी शरारत करने की कोशिश करेंगी, मैं जो है वो सर शरारत तो नहीं है, मैं तो आपसे आई एम श्योर इनके एड देखिए, ये अभी खुश हो रहे हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसे गंडापुर साहब को बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर वैसे बैरिस्टर साहब भी हंसे थे जब मैंने आप गंडापुर साहब की बात, लास्ट टाइम इनके साथ इंटरव्यू हुआ था, इनके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी तो वो इनसे पूछ लें, लेकिन देखिए इन एड्स पे आते हैं। आई एम सॉरी, ये तीसरी बार है, और मैं जो है एक्चुअली इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं डॉन की तारीफ करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में डॉन इज़ वन ऑफ द ओनली न्यूज़पेपर्स जिसने ना पहले वो जो 2 फुल पेज इश्तेहारात थे वो भी नहीं छापे, एंड आई डोंट नो कि आपने आज सप्लीमेंट दिया, मुझे किसी ने कहा था कि आज नहीं सर, डॉन के तो वैसे भी एड्स बंद किए। अच्छा, बंद किए हुए। अच्छा, इसके बावजूद कि देखिए, और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा, आपको पता है कि मैंने डॉन में एक आर्टिकल मेरे खिलाफ छपा था, मैंने लीगल नोटिस दिया हुआ है, में भी डॉन, जब पीटीआई की हुकूमत थी ना तब भी डॉन पे बहुत सख्तियां थी, तो हर कोई नाराज रहता है। जो है, अब मैं चैलेंज करता हूँ, कल आप ले आए कि पीटीआई के दौर में कितने एड्स छपे, एनुअल जो है वो कितने छपते थे और अभी कितने छप रहे हैं, और उस वक्त ना ये फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ना ये IMF सर आप मुझे बताएं कि अच्छा सर आप ये बताएं ना कि आप तनकीद तो कर लेंगे हुकूमत पे, बट ये तो बात बैरिस्टर साहब सही करेंगे, कल को अगर कहीं आपकी हुकूमत आ गई तो आप भी यही करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो 2 बार पीका एक्ट लगता है। एक वो 2 एड्स पे, वो जो शहबाज शरीफ ने फॉल्स डिसेप्शन की हुई है, जो अपनी तस्वीर लगा के, और सिर्फ पीका एक्ट नहीं लगता, शायद कोई और एक्ट भी लगता है, क्योंकि उसमें शहबाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ की इतनी बड़ी तस्वीर थी। आई डोंट नो वो क्या सिग्नल देना चाह रहे थे, ये आपको। फिर दूसरी बार कल हुआ, अब ये जो 60 पेज का सप्लीमेंट है, इतनी परफॉर्मेंस के बाद जरूरत क्या है? आप ये देख लें कि पता नहीं, ये अभी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, अगर बिलियंस में नहीं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस, ये टैक्स रिलीफ हमें सर आप लोग डर रहे हैं, आप लोगों को खौफ ये है कि पंजाब में हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप लोगों को, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि काम कैसे जो है वो वेरी क्विकली सर, आई हैव टू रिटर्न टू बैरिस्टर। हमने सेहत कार्ड जो है वो किया, मुझे कहा गया कि सेहत कार्ड प्रिंट करें, लोगों को सेहत कार्ड दें। हमने किसी को आज तक सेहत कार्ड नहीं दिया, आज तक इनकी नींदें हराम है। क्या मतलब? फिजिकल कार्ड हमने आज तक नहीं बांटा, हर किसी को पता है उनका शनाख्ती कार्ड सेहत कार्ड है। पंजाब में भी वो सेहत कार्ड चल रहा है, और जो वो सेहत कार्ड इस्तेमाल करता है, इनके सैबोटाज करने के बावजूद उसको पता है कि ये इमरान खान ने दिया है, ना कहीं इमरान खान की तस्वीर उस पे। अब जरा माफ करिएगा बैरिस्टर साहब, सॉरी आज जरा सवाल आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्या करें हुकूमत में आप हैं सर। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों ने इस्लामाबाद में उनसे 3 वेन्यूज जो हैं उनके इंतजामिया ने बंद करवा दिए, ले लिए। सर इतनी सख्ती? बिल्कुल भी नहीं, इतना डर गए आप लोग? हाँ। आरफा साहबा, मैं और आप और तैमूर झगड़ा साहब, हम लोग सारे लोग जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, यहाँ पे 2-3 बड़े होटल्स हैं वो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ होटल्स में मुख्तलिफ इवेंट्स हो रही होती हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग अटेंड करते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर जो है एक प्रोपेगेंडा है और झूठ है, जो हुकूमत को इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हुकूमत ने शायद या इंतज़ामिया ने शायद जो है कोई जगह नहीं दी। और आज देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का वेन्यू, आज जबरदस्त किस्म का वेन्यू भी बासी साहब ने खुद कब बताया है, माफ करिएगा सर, बासी साहब गुज़िश्ता रोज हमारे शो में आए थे, उन्होंने खुद कहा कि 3 मुख्तलिफ वेन्यूज उन्होंने बुक किए
और तीनों मर्तबा वो जो भी ओनर्स थे या मैनेजमेंट थी टुक देम अवे फ्रॉम। देखिए ओनर्स और मैनेजमेंट अगर उनकी आपस में कोई बात नहीं बन सकी ओनर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ, तो फिर ये हुकूमत के ऊपर तो इल्जाम आयद नहीं होता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये थोड़ा सा कम से कम इस हवाले से भी देखें। हुकूमत ने तो या इंतजामिया ने तो मना नहीं किया कि भाई आप ये ना दें। आए रोज आप देखते हैं सरीना में, मैरियट में, दीगर होटल्स में जो है वो कितनी इवेंट्स हो रही होती हैं। क्या हुकूमत सबको मॉनिटर करती है? बिल्कुल भी नहीं, ये कभी ऐसा नहीं है। तो सर अब्बासी साहब, फिर शायद अब्बासी साहब गलत कह रहे हैं बकौला। मेरे ख्याल से जो हुकूमत को इल्जाम आयद किया जा रहा है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, या इंतजामिया को जो इल्जाम आयद किया जा रहा है वो हकीकत में मबनी नहीं है। और आज देखें कितना एक बड़ा वेन्यू था, मैंने कुछ क्लिप्स उसके देखे हैं, और उनको फिर वो जगह जो उन्होंने फाइनल सेलेक्ट की अपनी, तो वो वहाँ पे उन्होंने इवेंट किया जो ज़्यादातर सहाफ़ी बरादरी से दोस्त थे या भाई थे या बहनें थी, वो सारे वहाँ पे थे। और 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। आज तो मेनली फोकस या मेन जो था वो जर्नलिस्ट के हवाले से था। बिल्कुल सही जी। झगड़ा साहब, तो सर वैसे ये बताएं कि हुकूमत जो भी कर रही है या नहीं कर रही, बट आप लोग कभी एहतजाज करते हैं? अब आप कॉन्फ्रेंस पे आ गए हैं, सेमिनार्स करें, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? मतलब कि आपने है तो हुकूमत के खिलाफ को महाज खड़ा करना था ना। पार्लियामेंट में आप कुछ रोक सकते हैं ना, पार्लियामेंट में गुफ्तगू कर सकते हैं ना, एहतजाज आपसे ठीक होता है और कॉन्फ्रेंस भी ठीक नहीं होती। लोग कोई नहीं थे खास आज। नहीं, ये वैसे बड़ी आप थे? नहीं, मैं आज हमारी कुछ और मीटिंग्स थी और कल मैं जो है वो देख लूंगा। क्या देख लेंगे सर? मैं देख लूंगा पोटेंशियली। आरफा साहब आप इनवाइट कर लेंगे इनको कल के लिए या? लग तो यही रहा है सर, मतलब के देखिए इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं बता रही हूँ इनको कि लोग कम थे आज वहाँ। देखिए अगर इस बात पे बात आ गई है कि इनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर, इनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो और साथ महमूद खान आचकजई, जिन्होंने इनके साथ उनके वैल्यूज के मुताबिक 2014 में एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, उनको जगह नहीं मिल रही। तो आप सोच लें कि ये कहां की स्टेबिलिटी है, ये कहां की डेमोक्रेसी है, ये कहां का आईन है, ये कहां का कानून है। मैं आपको बता देता हूं, हमारी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में कुछ मीटिंग्स थी, मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहा था। कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या कर लें और उसके पीछे जो है वो वकील साहब कौन हमारे पीछे भेज लें। तो इसलिए क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब वकील साहब ने क्या आपको स्टॉप करना है डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में? मतलब क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए इस मुल्क में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं सर, बट आप वकील साहब के ऊपर तो इल्जाम न लगाए ना। मैंने सुना है वकील साहब इज अ वेरी पावरफुल मैन। वैसे वकील साहब बताएं, आप कैबिनेट में आ रहे हैं कि नहीं? सर आज बड़ी खबरें लगी हुई थी अखबारों में। तैमूर झगड़ा साहब से तो पूछ लेंगे, आपसे अच्छी खबर तो सुने। नहीं, मैं बिल्कुल अखबारों के थ्रू और टीवी के थ्रू ही मैंने देखा है। अब कल की जो है वो शुनीद है कि कल तकरीब है, तो अच्छा बात है। सर कंफर्म कर रहे हैं आप? कल शुनीद यही है, अभी 110% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शुनीद ये है कि कल तकरीब है। तो सर 20 लोग आ रहे हैं या 4-5 आ रहे हैं? नहीं, ये डिसाइड होना है। वज़ीर आज़म साहब ने जब आज शाम में रात में वापस आना है, जब वो मुल्क लौटेंगे तो फिर फाइनल डिसीजन तब लिया जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेडली 4-5 होंगे या 20 होंगे, तकरीबन फैसला पीएम साहब करेंगे। अराउंड जो मेरी इतलात हैं वो अराउंड 10-12 के करीब हैं। अच्छा, चलें सर, क्योंकि पिछली दफे भी डेट्स वगैरह तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी दे दी थी, उसके बाद हुआ कुछ नहीं था, तो इसलिए सोच लें आपने अब टीवी पे बात कह दी है। आई थिंक वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि 1 साल पूरा हो पार्लियामेंट का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और बीच में क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स थे, उनके अपने विजिट्स भी थे, पाकिस्तान में भी जो विजिट्स थे, तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से रैप अप हो गए हैं। और अब क्योंकि नया पार्लियामेंट्री साल शुरू होना है, तो उस हवाले से यह है कि एक चेक किया गया है तमाम तर चीज़ों को। तैमूर झगड़ा साहब, सर जब एक हुकूमत अपनी काबीना बढ़ा रही हो ना, तो फिर उसको कोई फिक्र शिकर नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि ये कमजोर हुकूमत है या नहीं है? उन्होंने खुद कह दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि साल वो रहेंगे भी कि नहीं। नहीं, ये तो उन्होंने यही कहा, फेक न्यूज पीका ऐसे ना कहे, ऐसी कोई बात नहीं कि बैरिस्टर साहब ने लग जाए पीका का भी सामना कर लेंगे और बहुत सी चीजें। बट सर गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट,
देखिए इफ दे वर नॉट कॉन्फिडेंट तो वो कैबिनेट को ना एक्सपैंड करें। है कि पूरे इस्लामाबाद में शायद खाकान अब्बासी और महमूद आचकज़ई को भी अभी एक कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं मिल रहा। नहीं मिल गया ना सर, अब इवेंचुअली तो मिल ही गया। ये तो इतनी कॉन्फिडेंस है जितनी कॉन्फिडेंस मोहसिन नकवी दिखा रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया से वो मैच जीत जाएगा। नहीं अब नहीं तो सर वो कॉन्फिडेंस उनका बड़ा था, मिसप्लेस था, वो दूसरी बात है, बट कॉन्फिडेंस तो था। चलिए तो या कॉन्फिडेंस नहीं था और अगर कॉन्फिडेंस था तो मिसप्लेस था, दोनों बातें सच हो। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में सर, बट उनको आपसे कोई खतरा नहीं है, आप लोगों की तो अपनी लड़ाइयां इतनी चल रही हैं, आपने क्या हुकूमत को तंग करना है, इसमें कोई घबराना है? इसमें कोई शक नहीं कि हमारी लड़ाइयां कम होनी चाहिए, लेकिन वो हो जाएंगी। दूसरी कॉन्फिडेंस की का सबूत दूं, इमरान या उनका नहीं किसके कॉन्फिडेंस? नहीं कॉन्फिडेंट हम बहुत है। अच्छा ठीक है जी। इमरान खान के आप ट्रायल्स ले लें, अगर इनके ख्याल में इमरान खान के खिलाफ सबूत बहुत थे, इमरान खान के अगेंस्ट, तो ये सारे ओपन ट्रायल्स होते। इनका इंसेंटिव था कि ओपन ट्रायल करते। इमरान खान की आवाज ना उठाने के लिए इन्होंने सारे जेल ट्रायल्स करा दिए, अब वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। हर डेट में उनकी ट्रायल की देखिए, गेट अवे विद इट, आप लोग भी तो कुछ कर ही नहीं पाते। गेट ओवर विद व्हाट? वो कराते ही नहीं, गेट अवे विद इट, दे गेट अवे विद इट, मैं ये कह रही हूँ। अब इनके हाथ में बंदूक, इनके हाथ में लाठी, इनके हाथ में जो है वो 26वीं तरमीम। अब हर चीज से पहले सोचना भी पड़ता है कि क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते, लेकिन तो दे विल गेट अवे विद इट अंटिल दे डोंट गेट अवे विद इट। एंड जब व्हेन दे डोंट गेट अवे विद इट तो बहुत बुरा हाल है। सर कुछ करना नहीं है ना ऑपोजिशन देने के लिए, तभी दे आर गेटिंग अवे विद इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने बात निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका और वहाँ जो सदर ट्रंप की हुकूमत की खर्चे कम करने की मुहिम जो है वो जारी है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप जब से सदर बने हैं तो बहुत तवज्जो दुनिया ने दी है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के फैसले हैं जिनसे फ़र्क पड़ा है मुल्क दुनिया में, चाहे वो यूरोप और यूक्रेन में जो जंग हो रही है और जो उन्होंने यूरोप को पैगाम दिया है, या गाज़ा और मिडल ईस्ट के हवाले से। पर शायद उतनी तेज़ी से ही फैसले वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मुल्क में ही। ख़ास तौर पे जो उनका एक ये वादा था या स्लोगन था कि आते साथ वो जो अमेरिकी हुकूमत है उसके साइज़ को कम करेंगे, उसके ख़र्चे जो हैं वो कम करेंगे। उस हवाले से सबसे पहला कदम तो यूएस एड था, जिसको जो न सिर्फ उन्होंने बंद की बल्कि यूएस एड के लिए जो लोग काम करते थे अमेरिका में उन सब को भी उन्होंने कहा कि हम आपको फारिग कर रहे हैं, आप काम करना छोड़ दें। अब इसके साथ साथ बाकी जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको भी एक ईमेल पिछले दिनों में एलॉन मस्क की तरफ से आई। याद रखिएगा कि एलॉन मस्क साहब जो हैं उनको एक जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका सरबरा बनाया है सदर ट्रंप ने, और उनका काम यही है कि वो देखें कि हुकूमत जो है वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। उन्होंने उनकी तरफ से ये ईमेल गई जिसमें सब सरकारी मुलाजिमीन से ये पूछा गया कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान क्या काम किया। जब ये ईमेल उनको पहुंची तो जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिधर वो मुलाजमीन काम करते हैं, उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बताया गया कि आप अगर चाहते हैं तो इस ईमेल का जवाब दे दें, नहीं चाहते तो ना दें, और हर सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो खुद देखेगा कि आगे क्या करना है। मगर हुकूमत या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बात इतनी पसंद नहीं आई, और ये भी बताया गया कि अगर मुलाजमीन ने इस ईमेल का जवाब नहीं दिया तो इसको उनका इस्तीफ़ा तस्वुर किया जाएगा। ऑब्वियसली सदर ट्रंप का ये एक वादा है इलेक्शन में जो उन्होंने किया था कि वो खर्चे कम करेंगे, हुकूमत के साइज़ को कम करेंगे, मगर लोगों का ये भी ख्याल है कि इससे एक बैकलैश आएगा, और वो जो बैकलैश होगा क्या सदर जो है वो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ सदर ने ये भी फैसला किया कि जो $50 लाख की इन्वेस्टमेंट या पैसे पाकिस्तान अमेरिका लेके आएंगे, माफ़ करिएगा, तो उनको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, यानी कि अमेरिकी सिटीज़नशिप दी जाएगी। ये भी उन्होंने अनाउंस किया है।
और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनके कुछ जो ऐसे रियासतें हैं अमेरिका में जहाँ गवर्नर्स डेमोक्रेट पार्टी से हैं, तो वहाँ उनकी कुछ झड़पें भी चल रही हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब, सीनियर हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी वाशिंगटन। वेलकम टू द शो सर। जी कामरान बुखारी साहब, सर बहुत हलचल मची हुई है अमेरिकन हुकूमत में। यूएस एड के हमने देखा लोगों को फायर किया गया। क्या इतनी ये सिर्फ क्या यूएस एड के लिए एक स्पेशल कदम उठाया था अमेरिकन हुकूमत ने कि उन सबको कहा गया है कि आप घर चले जाए, आप काम ना करें, बट बाकी डिपार्टमेंट्स पे जिस तरह ये ईमेल भेजी गई है, इज इट गोइंग टू बी अ स्लोअर प्रोसेस? व्हाट इज हैपनिंग इन वॉशिंगटन सर? कामरान साहब, आपको आवाज जा रही है? जी माजरत चाहता हूं, मैं म्यूट में था। तो देखें, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कैंपेन ट्रेल पे सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मैं हुकूमत को भी जो है उसका साइज भी कट करूंगा। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है या मफरूजा है, ड्रेनिंग द स्वैम्प, तो वो भी मैं करूंगा। तो ये सारा उस चीज का सिलसिला है। और अगर जरा इसको थोड़े हायर लेवल पे देखा जाए तो तारीखी तौर पे लगभग हर 70-75 साल के बाद अमेरिका की रियासती ढांचे में एक तब्दीली आती है, और वो एक कुदरती अमल का जो है वो नतीजा होता है कि पुराना जो तरीकाकार है वो चल नहीं रहा होता है, एक नया दौर सामने आ जाता है, तो उसमें फिर जो है तब्दीली आती है, और वो तब्दीली हमेशा मैसी होती है। तो लोगों को अब याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज जो है वो दुनिया को देख रहे हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे कि जब साबिक सदर FDR ने 4 टर्म्स में पूरी की पूरी काया पलटी थी अमरीकी रियासती ढांचे की, और वो रियासती ढांचा अभी तक चला आ रहा था। तो अब ये जो सिलसिला है ये एक तो हिस्टोरिकल प्रोसेस का है, एक कुदरती अमल है, उसको डील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आवाम की तरफ से भी एक प्रेशर है। अगर गौर किया जाए और पार्टिजन पॉलिटिक्स से हट के देखा जाए तो लेफ्ट एंड राइट अमेरिका में दोनों में बेचैनी है हुकूमत को लेके और हुकूमती खर्चों को लेके। अब वो किस तरीके से उसको जो है आर्टिकुलेट करते हैं वो एक अलग है, वो जाहिर उनके पार्टिजन जो है पर्सपेक्टिव से आता है। लेकिन एक यूं समझिए कि एक जुमा है कौमी सतह के ऊपर कि जिस तरीके से रियासत चल रही है वो ठीक नहीं है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से जो है इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम है कि इसको कोई अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट भी हो, डिटेल्ड स्क्रिप्ट भी हो, तो जब आप ऑपरेशनलाइज करेंगे तो तरह तरह के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और अभी तो ये मामला जो है कोर्ट्स में जा रहा है, ब्यूरोक्रेटिक पुशबैक है, यहां तक कि ट्रंप इंतजामिया के अंदर जो है इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है। मुख्तलिफ सर्कल्स जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द हैं उनका जो है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मिसाल के तौर पे कैश पटेल जो हैं, जो नए FBI के डायरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने बेसिकली इन ईमेल्स का कहा है कि जवाब ना दें, हम खुद अपने जो है ना डिपार्टमेंट में खुद से देखेंगे कि क्या होगा। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज जो है उसके वो जिसे कहते हैं कि अहकामात को उस तरीके से नहीं मान रहे जिस तरीके से उसको जो है एक तरह से कमीशन किया गया था। कामरान साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट कुछ आई मीन न्यूज स्टोरीज भी अगर हम देखें यहाँ से बैठ के, कुछ तज्जिया भी इस तरह का होता है कि ये इसका हो सकता है कि जब इतने ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाएगी तो एक बैकलैश आएगा और फिर शायद सदर इंतजामिया जो ट्रंप इंतजामिया है वो रुकेगी या 2 दफे सोचेगी या इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी इस प्लान के साथ। क्या आप इत्तेफाक करेंगे सर? जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पे जो है वो हुकूमत जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फेडरलिज्म है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अब जाहिर है जारियाना तरीके से इंतजामिया जो है ट्रंप इंतजामिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहेगी और लोग मान जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी से तो एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया भी होता है, लेकिन एक पुशबैक भी होता है।
दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि देखें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जहां पे 445 मेंबरान हैं, वो हर 2 साल के बाद जो है वो अपना री इलेक्ट होते हैं। तो अब रिपब्लिकन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देखना है कि भाई अगर ये लेने के देने पड़ रहे हैं तो क्या ये उनकी री इलेक्शन बिड के ऊपर असरअंदाज होगा। तो वो भी एक क्लॉक टिक कर रही है और सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे बाखूबी वाकिफ हैं। अभी उन्हें हाल ही में एक ट्वीट की थी कि वो जिसमें उन्होंने शुरू में सराहा कि हाँ भाई इलान मस्क अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मजीद एग्रेसिव हों। तो वो इस बात का इशारा है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और वो रिजल्ट्स चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि भाई ये जो शिराजा बिखरा है ये फिर समेटा ना जा सके और फिर ये मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी को इसका सियासी नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अख्तर हुसैन साहब ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दिया तो उनकी जगह जो SCBA के नए मेंबर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने। किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में ले जाकर सीनियर मोस्ट बनाना इस नियत के साथ कि वो चीफ जस्टिस बनेगा, ये गलत है। हमारा मुतालबा तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं। हमारे यहाँ बार के अंदर भी एक्सट्रीम डिवीजन्स हैं, तो मैंने इस वजह से उससे रिजाइन किया। अगर अख्तर हुसैन साहब को इस जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप के ऊपर कोई इतराज था तो उन्हें पहले भी नहीं जो है वो पहले इजलास में नहीं बैठना चाहिए था। अगर 5 जजेस एक तरफ हों, गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ हो, तो बैलेंस तो अपोजिशन के पास है, बार काउंसिल के मेंबर के पास है। इससे और बेहतर बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जुडिशल कमीशन का, जहां तब्दीली आई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वहाँ मेंबर थे जो जुडिशल कमीशन में जो अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने पिछले दिनों में कुछ तनकीद की जो जुडिशल कमीशन में फैसले हुए और पब्लिकली उन्होंने ये गुफ्तगू की और उसके बाद ये इत्तला मिली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इतने ये जो तनाज़े हैं और वो कुछ अग्री नहीं करते मामलात से, तो इसलिए वो अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ और जैसे कि कुछ खबरें पहले ही गर्दिश कर रही थी कि एहसन भून साहब जो हैं उनको वोट मिल गया इस इजलास में कि वो अख्तर हुसैन साहब को रिप्लेस करें जुडिशल कमीशन में। तो 14 वोट एहसन भून साहब को मिले इस इजलास में, 4 मेंबरान ने मुखालफत की, 1 मेंबर ने वोट ही नहीं दिया और अब अख्तर हुसैन साहब को वो रिप्लेस करेंगे। एहसन भून साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब ही जो एक वकला का ग्रुप है उसको मैनेज कर रहे हैं जब से आसमा जहांगीर साहिबा की डेथ हुई है, क्योंकि उनके नाम से वाबस्ता होता है ये ग्रुप और वो हुकूमत के इस वक्त बहुत करीब हैं। तो अब सबका ख्याल यही है कि एहसन भून साहब जो है वो हुकूमत के साथ ही वोट करेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर हमारे साथ मौजूद है वसीम मलिक साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, सरप्राइज खबरें तो ये गर्दिश कर रही थी जिस दिन अख्तर हुसैन साहब का इस्तीफा आया कि एहसन भून साहब रिप्लेस करेंगे उनको। सरप्राइज हमारे लिए इसलिए नहीं था कि जो पाकिस्तान बार या फिर बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो करता धरता है इस ग्रुप के, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान बार काउंसिल देखें तो उसमें टोटल 25 मेंबरान हैं और उनमें जो 19 मेंबरान हैं वो जैसे आपने कहा जो माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, आजकल आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है, तो उनकी उनमें अक्सरियत है। तो अक्सरियत से एक नया रुकन आना था और उन्हीं लोगों की जानिब से उसी दिन हमें नाम भी बता दिया गया था। ये चलें आज एक कर्टसी के लिए इजलास बुला लिया गया और उस पर वोटिंग भी हो गई। तो एहसन भून साहब जो हैं वो अब रिप्लेस कर चुके हैं अख्तर हुसैन साहब को और उनका तो सर क्या उनको डर था कि कहीं किसी और को ले आए तो वो फिर अख्तर हुसैन साहब की तरह कोई वोट ना दे दे या टीवी पे आके इंटरव्यू ना दे दे, तनकीद कर दे, इसलिए उन्होंने कहा खुद ही बैठ जाओ। ये बेहतरीन चॉइस इसलिए थी कि अगर आप सिर्फ माजी के 2 से 3 साल देख लें, जो एहसन भून साहब हैं, बिलखसूस उनका जो सुप्रीम कोर्ट
प्रेस बार एसोसिएशन के वो सदर भी रह चुके हैं, तो वो बड़ा क्रूशल वक्त था। आपको याद होगा कि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सो मोटो नोटिस लेना, फिर रात को अदालतें खुलवाना, तो उसमें बार बार जब आप खबर निकालने की कोशिश करते हैं कि उन दिनों में क्या हो रहा था, तो आपको एहसन बोहन साहब जो है वो हर तरफ बड़े एक्टिव नजर आते हैं। सर किसी दिन ये तफसील सामने आ जाएगी। सरगोशियां तो बहुत हैं इस्लामाबाद में, बट वन डे वील नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात को। और फिर आप ये देखें कि वो एक मखसूस सियासी जमात के कितना करीब, मतलब उनके बारे में लोग कहते हैं कि जिस तरह लंदन में जाकर उन्होंने एक मुलाकात की थी और उसके फौरन बाद फिर वो जो एक 63 जो उसका मुकदमा था 62(1)(f) का, उसके ऊपर रिव्यू की जो दरख्वास्त थी वो भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके सदर जो एहसन बोहन साहब हैं उनकी जानिब से दायर की गई थी। और फिर पूरा एक वकला का जो ग्रुप है और जो करता है, तो मेरे ख्याल में उस ग्रुप के लिए इससे बेहतर चॉइस और नहीं हो सकती थी। तो बिल आखिर अब ये हो चुका है कि आप यूं कह लीजिए कि जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट अख्तर हुसैन साहब ने दिया था, हालांकि हम तो ये कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम, और इसमें ये लोग भी मानते हैं। गुज़श्ता दिनों हमारी बात हो रही थी हसन रजा पाशा साहब से, वो भी पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, तो और वो बार है जिसने बाकायदा हम कह सकते हैं कि 26वीं तरमीम की आर्किटेक्ट है। बल्कि ये तो इस एक्सटेंट तक एक कदम आगे बढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए अलग से। तो वो खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी हाँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब हुकूमत का पलड़ा भारी है। तो जब हम ये बात कर रहे थे कि अब तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही कहाँ के गया कि पूरी मुल्क की जो जुडिशरी है उनके फैसले एक ऐसा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा जिसमें एग्जेक्टिव की अक्सरियत है। तो अब उस एग्जेक्टिव की अक्सरियत में अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट कहीं से आ सकता था तो वो अख्तर हुसैन साहब की सूरत में था। आल्दो कि उन्होंने भी इस मुल्क में वो तो अब सर गया, तो अब मतलब कि ये है कि जुडिशल कमीशन में अब आगे जैसे पिछले दिनों में एक दो हमें सरप्राइजेस मिल गए कि फैसले नहीं हो पाए, वोट पूरे नहीं हुए, आने वाले दिनों में ऐसा कोई सरप्राइज अब हमें जुडिशल कमीशन की मीटिंग में नहीं मिलेगा। एक सूरत हाल इस तरह से हो सकती थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन है वो इकट्ठे हो जाएं। नहीं, बट वो तो हमें पहले ही पता है ना कि वो नामुमकिन सूरत हाल लगती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अख्तर हुसैन साहब जो यहाँ पर बात की जाती है ना कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है, उसकी वजह बड़ी अहम है। देखिए, जो गुज़श्ता जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, अख्तर हुसैन साहब मीडिया में भी इसका बड़ा बरमला इजहार कर चुके थे कि जब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को ट्रांसफर कर दिया और फिर उनकी जो सीनियरिटी का इशू था वो इसको बराह रास्त जोड़ते थे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने के भी हक में नहीं थे और उन्होंने उस दिन वोट नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि पहले सीनियरिटी का इशू हल होना चाहिए। वो तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने फिर आखिरी 7वां वोट दिया और उसकी वजह से आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। फिर उससे भी बड़ा इशू एक था कि लाहौर हाई कोर्ट से जजेस लाने थे, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली खान का नाम ज़ेर गौर था, और उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी और फिर उनके साथ अख्तर हुसैन साहब उन्होंने भी साथ दिया। जुडिशल कमीशन के जो 4 अरकान थे जो बाइकआउट कर चुके थे वो भी इनके मुखालिफ इन दोनों जजेस के वोट देते। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो शायद अपनी मर्जी के जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाना मकसूद था उसमें भी नाकाम हुई। तो इस सारी सूरत हाल में ये तब्दीली नागुज़ीर थी जो कि आज कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए ही विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।